तो अपने आज डिस्कशन का टॉपिक है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा। ये भी आपने जितने भी पैकेड आइटम होते हैं उसके पीछे आपने ज़रूर लिखा देखा होगा, मूफा पूफा ऐसे ट्रांस फैट और ये सब सैचुरेटेड फैट सब लिखा होता है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो पहले तो स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। स्ट्रक्चर क्या होता है? मोनो मतलब इसके अंदर एक कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, मतलब दो कार्बन होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, इसलिए मोनो अनसैचुरेटेड है। पॉली में मल्टीपल होते हैं, एक से ज़्यादा। तो जो अपना वो था सैचुरेटेड फैट, घी वगैरह, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ये लिक्विड इसी वजह से होते हैं क्योंकि इनके अंदर बेंड होता है, इस वजह से ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। इस वजह से इनके अंदर अगर आप देखोगे तो एक डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन में, ठीक है। अब यहाँ अपने हाइड्रोजन एटम्स ऑक्यूपाई कर लेंगे, पर क्योंकि हम लोग एंड की बात कर रहे हैं तो इस वजह से सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को फ्रिज में रखेंगे तो वो क्लाउडी सा हो जाएगा। तो जो ऑलिव ऑयल वगैरह होते हैं, अगर आप उसको फ्रिज में रखोगे तो वो क्लाउडी हो जाएगा, हल्का हल्का सा सॉलिड होना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अब उसका टेम्परेचर नीचे लेके जा रहे हैं। उसका जो डबल बॉन्ड है वो जिस लेवल तक है, रूम टेम्परेचर तक ही वो उसको होल्ड कर सकता है लिक्विड में। उसके बाद वो हल्का हल्का वो होने लगता है, पूरा सॉलिड तब भी नहीं होगा, ठीक है। अब एक तो इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं और साथ में ये भी क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं कि हम जब फैट की बात कर रहे हैं तो ये एसिड शब्द कहाँ से आ रहा है इसके अंदर, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्यों कहा जा रहा है। तो एसिड आप बस इस तरह मत देखो कि जो कार की बैटरीज में एसिड डलता है और ये सब जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं यही होते हैं। एसिड आपको हम लोग ने जैसे 10th-12th में पढ़ा है, एसिड एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जो किसी भी चेन के पीछे लगेगा तो उसको एसिड कहा जाता है। जो COOH है इनको कहा जाता है, ये कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं जिनकी वजह से इनको ऐसा नाम पड़ जाता है। तो यहाँ तो आप कह दो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो लास्ट कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है और OH, COOH, इस वजह से इसको एसिड कहा जाता है, इस वजह से इसको फैटी एसिड कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने एड्रेस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग अंडर द हुड। जो इतना हमने बवाल बना रखा है कि सैचुरेटेड फैट को कंट्रोल करके खाओ, अगर फैट ही खाना है तो कोशिश करो मूफा और पूफा खाने की। वो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले इसके लिए ये समझते हैं कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है ना, अब हम लोग ने फैट कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मान लो अभी फ़िलहाल हम मूफा की बात करते हैं, हमने मूफा फैट कंज्यूम कर लिया। अब ये जो एसिड चेन होती है ना एंड में, ये हमारे सेल्स को हेल्प करती है बाकी का फैट कंज्यूम करने के लिए। ये जाके अटैच होता है हमारे सेल्स के साथ और जो सेल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो इसको लेता है और कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है, इन सबको ब्रेक करता है। इसीलिए हमें सांस लेना इंपॉर्टेंट है। सांस लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वही कंबाइन होता है कार्बन के साथ, कार्बन के साथ कंबाइन होकर CO2 बन के हम एक्सेल कर देते हैं उसको एज अ बाई प्रोडक्ट, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये सब एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होगा हवा का, इस वजह से। तो अंडर द हुड क्या हो रहा है कि ये बस इस बॉन्ड को तोड़ रहा है और एनर्जी जनरेट कर रहा है, पर ये सेल्स तक पहुंच कैसे रहा है? अब देखो, इसके अंदर क्रिटिकल काम होता है सबसे ज़्यादा लीवर का। जब भी हम फैट की बात करेंगे लीवर साथ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, अब हम प्रोसेस देख लेते हैं कि लीवर ऐसा कर क्या रहा है। अब जो लीवर है, ये लीवर है। अब हमने फैट तो ले लिया, लेकिन उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कौन करेगा, कैसे पहुंचेगा? अब देखो, फैट भी इवेंचुअली है क्या? फैट इवेंचुअली है तो सोर्स ही है एनर्जी का। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वैसे फैट है। फैट का काम तो एनर्जी देना ही है, हमारी बॉडी को चलाना ही है। तो अब उसको सेल्स तक पहुंचाना कैसे है? तो लीवर दो टाइप के जनरेट करता है, एक LDL कोलेस्ट्रॉल, एक HDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आपको बहुत छोटे में समझना है तो LDL को एक तरह से कहा जाता है ये कल्प्रेट है, जो ख़राब कहते हैं जब अगर ज़्यादा हो, और HDL को कहते हैं कि ये मसीहा है, ये बढ़िया चीज़ है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो अच्छा है। पर ज़रूरत दोनों की है इवेंचुअली। देखते हैं क्या करते हैं। अब जो LDL होता है ना, ये क्या करता है, LDL वैसे लीवर जनरेट क्या करता है, VLDL जनरेट करेगा वो। और इसके अंदर क्या होता है, अब VLDL की लाइनिंग होती है, इसके अंदर तो है फैट जो आपकी बॉडी को सप्लाई करना है, इसके एजेस पे है कोलेस्ट्रॉल जो कि इसके स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा। कोलेस्ट्रॉल का काम सेल्स को रिपेयर करना भी होता है, कोलेस्ट्रॉल को हमेशा पापी मत समझना,
तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर फैट है, अब ये एलडीएल जाएगा, ये वीएलडीएल जाएगा और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। जो सेल्स होंगे वो इसके अंदर से फैट निकालते रहेंगे, जो सेल्स हैं वो इसके अंदर से फैट निकालेंगे ताकि वो उसकी एनर्जी बना सके और इसको पास ऑन करते रहेंगे वीएलडीएल को। अब वीएलडीएल पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, किसी जगह पे फैट कंज्यूम किया सेल्स ने, उसको आगे पास कर दिया और यही प्रोसेस चलता रहा। अब ये प्रोसेस चलता जाएगा तो इसके अंदर से फैट तो कम होता जाएगा, जब इसके अंदर से फैट कम होता जाएगा तो इवेंचुअली आप एक एलडीएल के साथ बचोगे। जो एलडीएल है इसको कहा जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसके अंदर फैट तो है नहीं, लेकिन इसके अंदर बचा क्या है, कोलेस्ट्रॉल। सेल्स ने तो जितना फैट लेना था एनर्जी के लिए वो ले लिया, कोलेस्ट्रॉल उनके किसी काम का नहीं है अनटिल उनको रिपेयर होना हो, जो कि बहुत ही अग्रेसिवली नहीं होता। तो बाकी का एंड में इवेंचुअली कोलेस्ट्रॉल बचेगा। अब एचडीएल का काम क्या है, एचडीएल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह आप समझिए। एचडीएल अब जाएगा इन एलडीएल्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। ये खाली होगा, इसको कंज्यूम करेगा अपने अंदर। अब एचडीएल जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। एलडीएल फॉर ईज आप समझ लीजिए ऐसा दिखता है। एचडीएल के अंदर एलडीएल वो उसको कंज्यूम करेगा और उसको वापस लेके आएगा लीवर के पास, कहेगा ले भाई ये इसने अपना काम कर दिया, अब इसको क्लीन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बचा है जो हमारी बॉडी को इश्यूज़ करेगा। अब सैचुरेटेड फैट कहाँ पे प्रॉब्लम है अगर एक लिमिट से ज़्यादा खाए जाएँ। अब जो लीवर है ना वो सीधा उसको अंदर नहीं ले लेगा, अपने लीवर का काम है उसको लेना, लेकिन एलडीएल रिसेप्टर्स के थ्रू। अब जो एलडीएल रिसेप्टर्स होते हैं ना वो सैचुरेटेड फैट की वजह से हार्ड हो जाती है, उनकी लाइनिंग एजेस जो हैं वो लाइनिंग हार्ड हो जाती है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो उसको अच्छे से कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सैचुरेटेड फैट बहुत खाए हैं पर बाकी मूफा और पूफा इनफ नहीं खाया है। और मूफा और पूफा का सोर्स भी एचडीएल है जिसका काम क्लीनिंग है। एक तो आपने क्लीनिंग के लिए एचडीएल इनफ नहीं जनरेट किए, और जो एचडीएल जनरेट भी हुए हैं जो एलडीएल को क्लीन करके लिवर के पास ला रहे हैं, वो रिसेप्टर्स स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है उसको अब कंज्यूम करने के और अंदर लेने के, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है एलडीएल जो लिवर पे जाएंगे नहीं, जो नहीं जा पाएंगे और क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, वो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में। अब वो ब्लड स्ट्रीम में जाके क्या करेंगे, वो सर्कुलेट होंगे, क्लीनिंग उनकी हो नहीं पा रही, और है क्या उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल। तो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, एलडीएल ज़्यादा था, एचडीएल कम था, प्लस जो लिवर के रिसेप्टर्स थे एलडीएल रिसेप्टर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए, इस वजह से अब वो ब्लड के अंदर घूम रहा है। यहीं पे आएगी आर्टरीज की ब्लॉकेज, यहीं पे होंगे प्लेग्स, यहीं होंगे हार्ट अटैक्स। अब इन सब चीज़ों का कारण यही हुआ कि एक हद से ज़्यादा, वन ऑफ द रीज़न हुआ सैचुरेटेड फैट को कंज्यूम करना और बाकी अपने मूफा और पूफा को इनफ ना लेना जिनका काम क्लीनिंग का है। इस वजह से कहा जाता है कि सैचुरेटेड फैट कुछ हद तक कल्परेट है, कुछ हद तक नहीं है। अगर आप उसको ढंग से और तमीज़ से नहीं ले रहे हैं और आपको नहीं पता कि मेरे को उसको कितना कंज्यूम करना है और उसको क्लीनिंग कैसे होगी, ये होने के बाद, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ही लेनी है तो आप पाइप की लीजिए। एक पाइप है जिससे आप रोज़ पानी डालते हैं, ठीक है, गार्डन में। अब आपने एक दिन क्या किया, आप रोज़ थोड़ा थोड़ा कीचड़ मिलाने लग गए अपने पानी के अंदर, तो कुछ टाइम तक पानी जाएगा, कीचड़ जाएगा और वो एजेस पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अगले दिन फिर आपने पानी डाला कीचड़ वाला और फिर छोड़ दी पाइप, कुछ देर बाद सूखने के बाद फिर से उसके अंदर क्या हो जाएगा, कीचड़ एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब महीने भर, एक साल भर आपने ये काम किया तो आपकी जो ब्लड की जो लाइनिंग है, जो आर्टरीज हैं, वो अब जितनी उनकी पहले विड्थ थी उतनी नहीं रह गई है। अब ब्लड फ्लो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी ब्लड फ्लो के ऊपर, कहीं कहीं ये ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये पूरी उसके साथ तो होगी नहीं फॉर्मेशन जो है इक्वलिटी के साथ, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब ये इसको कहा जाता है प्लेग। यहाँ से आप ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाओगे अच्छे से, और फिर कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इससे ये इश्यूज होंगे, वो इश्यूज होंगे। उसका कल्प्रिट यही है, एलडीएल, ठीक है। अब हमने ये प्रोसेस समझ लिया कि हाँ लिवर कैसे काम करता है और सैचुरेटेड फैट किस लिए और किस केस में प्रॉब्लम है, और मूफा और पूफा की क्या इंपॉर्टेंस है। फैट बहुत इंपॉर्टेंट है जब कहा जाता है, तो स्पेशली मूफा पूफा की बात हो रही है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, फैट आपकी बॉडी को क्यों चाहिए, वो एक अलग वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या सेफ़ है मस्टर्ड ऑयल को हीट करना। तो जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का तेल जो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, तो मैं उसके अंदर देख रहा था, मैंने कहा ये कौन सा होता है, तो पता चला कि जो ये है ये मूफा कैटेगरी में आता है। मैंने कहा यार इसमें तो हम अपना पूरा खाना बनाते हैं, इसका मतलब कि
उसको हम हीट करते हैं, उसको हम अच्छा खासा हीट करते हैं, जबकि मूफा और पूफा को कहा जाता है बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए इनके स्मोक पॉइंट तक, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि ये अपना स्ट्रक्चर और इंटीग्रिटी लूज़ कर देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं इनके अंदर, फ्री रेडिकल्स। तो फिर मैंने पढ़ा तो पता चला कि मस्टर्ड ऑयल के साथ ऐसा केस नहीं है। और ऐसा केस क्यों नहीं है मस्टर्ड ऑयल के साथ? क्योंकि इसके अंदर होते हैं एडिशनल अपने एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई, जो इसका स्मोक पॉइंट थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं। हमारा खाना बनता है, स्मोक पॉइंट होता है, इनका स्मोक पॉइंट चला जाता है 250 डिग्री सेल्सियस तक, और अपना खाना उससे पहले ही बन जाता है। तो इसलिए मस्टर्ड ऑयल को में खाना बनाना एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ये मोनो अनसैचुरेटेड की बात है, पॉली के अंदर कभी आपको खाना नहीं बनाना है। जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसके अंदर खाना नहीं बनाना, वो फ़ायदे की जगह नुकसान ही करेगा। उसको आपको अपने सैलेड बनाया है उसके ऊपर गार्निश करना है, अपने कुछ ब्रेड वगैरह बनाया है उसके ऊपर से अपने रोटी के अंदर घी लगाने की जगह इसको लगाइए, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। और लास्ट क्वेश्चन है जो है मूफा, मतलब क्वेश्चन क्या है, डिस्कशन का टॉपिक है मूफा और पूफा। जो मूफा होता है वो नॉन असेंशियल होता है और जो पूफा होता है असेंशियल होता है। जो अभी तक हमने डिस्कस किया मूफा, ये नॉन असेंशियल है। नॉन असेंशियल क्यों है? हमारी बॉडी ओके है इसको बनाने में, कैपेबल है इसको बनाने की। लेकिन जो पूफा है, जो अलग वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो असेंशियल है, वो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। इसके ऊपर भी मैं पढ़ रहा था तो इसके अंदर मेरे को पता चला कि इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो हर 9 कार्बन एटम्स के बाद अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए उसको क्रिएट कर सकती है एसिड में, लेकिन 3 और 6 और इन सब के बीच में कैपेबल नहीं है, मिनिमम 9 के अंदर। इसीलिए हमें कभी भी ओमेगा 9 नहीं आपने सुना होगा सप्लीमेंट करते, मतलब सप्लीमेंट्स आते हैं पर बहुत मैंडेटरी नहीं है उनको लेना, आपकी बॉडी बना सकती है। लेकिन ओमेगा 3 फिश ऑयल आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, और उसका यही रीज़न है कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी बना ही नहीं सकती। बाहर से नहीं लोगे तो आपकी बॉडी मैन्युफैक्चर करने के कैपेबल नहीं है। इस वजह से मूफा जो होता है एसेंशियल होता है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्यों नहीं बना पाती, ओमेगा 9 बना लेती है, एक्सेट्रा।